हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट को हम समझने वाले हैं आज की वीडियो में। पिछली वीडियोज में मैंने 7th पार्ट तक कंप्लीट कर दिए सारे क्वेश्चंस। आज हमारा जो ये 8th पार्ट है, जिसमें हमें एपी गिवन नहीं दी है, लेकिन उस एपी की कुछ पर्टिकुलर चीजें हमें गिवन दी हैं उन्होंने क्वेश्चन में। सो इन एन एपी गिवन क्या क्या दिया हमें, nth टर्म प्रोवाइड कराया उन्होंने, उसकी वैल्यू है हमारे पास 4। सो हमारे पास nth टर्म है यानी कि an की वैल्यू है +4। हमारे पास कॉमन डिफरेंस है +2। सो कॉमन डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल है, प्लस हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स भी अवेलेबल है जो कि है -14। सो सम हमारे पास नेगेटिव में अवेलेबल है, जिससे कोई इशू नहीं आएगा, यानी कि एपी में नेगेटिव टर्म्स हैं काफी, ये हमें समझ में आ रहा है। और हमारा nth टर्म जो है वो +4 है और कॉमन डिफरेंस हमारा +2 है। हमें फाइंड करके क्या क्या लाना है, हमें n फाइंड करना है और हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। सो हमें दोनों चीजें फाइंड करके लानी है। उन दोनों को फाइंड करने के लिए हम ये सम की वैल्यू का यूज करेंगे और हम ये nth टर्म का यूज करेंगे। इन दोनों को यूज करते हुए हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला है। nth टर्म जिसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये किस तरीके से जनरेट हुआ है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। लॉजिकल वे में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि ये फॉर्मूला जनरेट किस तरीके से हुआ है, यानी मैं आपको इसका ड्राइव करने का तरीका बता चुका हूं। सेम हमारा सम का फॉर्मूला होता है, जिसको हम एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला भी जनरेट करना, किस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये भी मैं आपको अपलोड कर चुका हूं एक वीडियो में। तो जिसको अगर ये फॉर्मूले मेमोराइज करने में दिक्कत होता है, वो जाके उन वीडियोस को एक बार देखना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला जनरेट किस तरीके से हुआ और आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। ठीक है। सो हमारे पास an की वैल्यू है 4। सो an की जगह पे हमने 4 लिखा, इज इक्वल टू a हमारे पास नहीं है, वो हमें फाइंड करके लाना है, तो हमारे पास यहाँ पे अननोन रहेगा a प्लस n भी हमें फाइंड करके लाना है। सो n-1 हम सेम लिखेंगे, और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है +2, तो वो हमने यहाँ पे रख ली है वैल्यू। सेम हमारे पास सम की जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू हमें गिवन है -14। सो यहाँ पे इक्वल टू किस साइड, तो -14 आ गया। यहाँ पे n/2 है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू है हमारी +2। अब बात यही है कि हमारे पास a भी अननोन है और n भी अननोन है, तो दो अननोन होने की वजह से यहां पे हम इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसलिए हमारे पास दो इक्वेशन अवेलेबल है। सो हम इस इक्वेशन में से यहां से a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली वैल्यू में। ठीक है। सो यहां पे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू a प्लस n-1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का n में मल्टीप्लाई हुआ तो 2n होगा, और 2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा। अब ये -2 को हम उस साइड लेके जाएंगे, इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो वहां जाके +2 हो जाएगा, यानी कि 4 + 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। ठीक है, यहां तक बहुत ईजी होगा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सो 4 + 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब यहां से 2n को और उस साइड लेके जाएंगे, और यहां पे 4 + 2 हमारे हो गए हैं 6, और ये 2n वहां पे आके हो जाएगा -2n इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू हमारी यहां से आ रही है 6 - 2n, जो कि हमारी फाइनल वैल्यू नहीं है, लेकिन हम इस वैल्यू को ले जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। ठीक है। सो मैं यहां पे इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पे इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। सो हम यहां पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a, यानी कि फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन सेकंड। सो यहां पे इक्वेशन 2 में ले जाके हम इस a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, जिसकी हेल्प से हमारी सारी वैल्यूज n के टर्म्स में आ जाएंगी, और फिर n को फाइंड करना हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमें गिवन दो चीजें थी कि आपको nth टर्म भी प्रोवाइड कराया उन्होंने, और सम ऑफ n टर्म्स भी प्रोवाइड कराया है, और उसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा चीज अवेलेबल मिली है, वो है कॉमन डिफरेंस, जो कि हमारा +2। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फॉर्मूले में,
तो हमारे पास यहाँ पे इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a आ रहा है। सो a की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं निकली है, लेकिन यही सेम हमारा जो सम के साइड जो हमारी वैल्यूज चल रही हैं उसमें भी हमारा एक जगह a है और बाकी सारी वैल्यूज हमारे n के टर्म्स में आ रही हैं। सो यहाँ पे n अननोन है, a भी अननोन है, तो अगर हम इस a को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से, तो हम सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा था, जिसमें सेम दो इक्वेशन होती थी, वहां पे x और y के टर्म्स में होता था, तो हम किसी एक की वैल्यू ले जाके दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते थे। सो वही हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। सो -14 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए, यानी कि a की जगह पे हम लिखेंगे 6 माइनस 2n। सो ब्रैकेट में यहाँ पे 6 माइनस 2n अलग से आ जाएगा हमारा इधर, प्लस n माइनस 1 इंटू में d हमारा कितना है प्लस का 2। अब यहां पे इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर दोनों में कर देंगे और यहां पे इस 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में अंदर दोनों में कर देंगे, और बीच में प्लस का साइन है वो सेम हमारा चलेगा, और ये 2 माइनस 14 के पास जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि जो चीज हमारी इक्वल टू के साइड डिवाइड में है वो इक्वल टू के साइड जाके मल्टीप्लाई में जाएगी। इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में है हमारा 2 का अंदर दोनों मल्टीप्लाई, 2 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ 12, बीच में माइनस साइन जो हमारा है 2 का 2n में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारा 4n, और ये माइनस साइन जो बीच का था वो हमने सेम लिख दिया है। फिर आएगा हमारा प्लस साइन, फिर 2 का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारी वैल्यू मिलेगी 2n, और 2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2। ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से हम इस स्टेप तक पहुंच गए हैं। अब ब्रैकेट की हमारी एक और चीज बची है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम एक साइड सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन दोनों के पीछे हमारे पास n अवेलेबल है, तो ये सेम टर्म्स हैं जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और यहां पे हो जाएगा हमारा माइनस का 28 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में 12 में से हमारे 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमें मिलेगा 10, और -4n और प्लस 2n, तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 2n, क्योंकि 4n में से 2n सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, और साइन हमारा उसका आएगा जो वैल्यू हमारी बड़ी है। सो 4n बड़ा है इसलिए माइनस का 2n आएगा हमारा यहाँ पे। अब इस n का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में और कर देते हैं हम। सो -28 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 10n, और n का अंदर -2n में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2n स्क्वायर। यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, उसके बाद भी ये अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। सो -28 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया हमने, अंदर ब्रैकेट में बचा हमारे पास 10n में से 2 कॉमन जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी 5n, और यहां से 2 कॉमन जाएगा तो हमारी वैल्यू बचेगी n स्क्वायर, क्योंकि 2 कॉमन लिया है, 5 2 10 होता है तो अंदर 5 बचेगा, और यहां से 2 जाएगा तो सिर्फ रिमेनिंग बचेगा हमारे पास n स्क्वायर। अब इस 2 को उधर डिवाइड में भेजेंगे -28 के पास, -28 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5n माइनस का n स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 14 टाइम्स, यानी कि हमारी वैल्यू आ रही है -14 इज इक्वल टू 5n माइनस का n स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को और हम उस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो सके। सो n स्क्वायर, ये n स्क्वायर इस साइड माइनस का है तो उस साइड जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव n स्क्वायर, ये 5n यहाँ पे प्लस का है उधर जाके हो जाएगा माइनस का 5n, और -14 वहां पे पहले से अवेलेबल है उसको हम सेम लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। सो यहाँ पे ये n स्क्वायर उधर जाके हुआ प्लस का n स्क्वायर, 5n उधर जाके हुआ माइनस का 5n, और -14 हमारा सेम अवेलेबल है, ठीक है। सो यहाँ पे n स्क्वायर के आगे कोई भी वैल्यू नहीं है न्यूमेरिकल, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, क्योंकि 1 नेचुरली होता है सबके आगे, ठीक है। ये यूनिवर्सल है, 1 हमेशा हमारा अवेलेबल रहता है कोई भी अल्फाबेट के आगे प्रोडक्ट में, ठीक है। सो 1n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हमेशा किस फॉर्मेट में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x के टर्म्स में नहीं है वैल्यू, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके और अच्छे तरीके से लिख लेता हूं, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। x के टर्म्स में हमारे पास नहीं है वैल्यूज अवेलेबल, n के टर्म्स में है, इसलिए हमने इसको चेंज करके इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ये दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, देखिए आप, ये दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, साइन मैटर नहीं करता है, उसकी भी एक अलग चीज है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आ गया है,
जिसको हमें सॉल्व करना है, या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, या तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड से, या फिर हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत लेंथी हो जाता है, जिसको फॉर्मूला इजीली याद है वो फॉर्मूला मेथड यूज करना। अभी मैं यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो हम मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करने वाले हैं जिसका दूसरा नाम होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों एक ही चीज है। सो यहाँ पे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन मिल चुकी है। इक्वल टू को साइड हमेशा जीरो होना चाहिए, और हमारी एक पावर स्क्वायर होनी चाहिए, एक नॉर्मल हमारा होना चाहिए, और बाकी एक कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये तीनों चीजें हमारी यहाँ पे वेरीफाई कर रही है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए और सी का होगा प्रोडक्ट। ए और सी का प्रोडक्ट होता है जिसमें ए की वैल्यू है हमारी +1 और सी की वैल्यू है हमारी -14, ठीक है। सो 1 इंटू -14 आई की वैल्यू, ठीक है। सी की वैल्यू -14 है, याद रखना, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो सी की वैल्यू -14 है, और बी की वैल्यू हमारी -5 है, और ए की वैल्यू हमारी +1। साइन के साथ वैल्यूज लिखी होती हैं। सो ए और सी का प्रोडक्ट होना है, यहां पे हमारा वैल्यू आएगी हमारी -14। ये -14 जो वैल्यू आई है इसको हमने बॉक्स में बंद करा, इसका एक बार और बाद में यूज होगा, वो हम बताएंगे हम किस तरीके से यूज होगा। अब यहां पे हमने माइनस साइन हटाया, और 14 के लेंगे हम फैक्टर्स। 14 के फैक्टर्स लिए हमने 2 से गया ये 7 टाइम्स, और 7 से गया ये 1 टाइम। तो हमारे पास दो ही फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 7। सो 7 2 सा 14 होता है। तो ये दो फैक्टर्स आए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमें इस तरीके से यूज करना है कि हमारा माइनस का 5 आ सके। तो क्लियरली दिख रहा है, अगर 7 हमारा नेगेटिव हुआ और 2 हमारा पॉजिटिव हुआ, सो -7 और +2 हमारा देंगे -5 सॉल्व होने के बाद, ठीक है। तो हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, -7n और +2n, ठीक है, जिसके टर्म्स में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में, यानी कि n² -7n + 2n -14 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे। लेकिन हमें इसको स्प्लिट करना था, इसलिए मिडिल टर्म स्प्लिट इसको बोलते हैं, ताकि हम n की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो -7n + 2n हमारी दो वैल्यूज आई हैं, पर ये दो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए a और c का प्रोडक्ट करना पड़ता है, जिसमें a की वैल्यू है +1 और c की वैल्यू है -14। अब ये दोनों जो हमारे फैक्टर्स आए हैं ये सही है कि नहीं, इसको फाइंड करने के लिए ये जो दोनों हमारी वैल्यूज आई हैं -7 और +2, इन दोनों को हम करेंगे प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब -7 का +2 में मल्टीप्लाई होगा तो हमारी वैल्यू आएगी -14। और आप चेक कर सकते हैं, मैंने बॉक्स में बंद करवा के इसलिए लिखा था ताकि ये दोनों सिमिलर आने चाहिए। जब हमारे फैक्टर्स निकल के आ जाए दोनों, तो उन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो ए और सी के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, जो कि हमारा आ गया है। तो हमारे दोनों फैक्टर्स वेरीफाई हो रहे हैं कि हमने फैक्टर्स सही निकाले हैं। अब हमारी लास्ट स्टेप बची हुई है कि हमें यहां से स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लेना है और पीछे के दो में से कॉमन लेना है। स्प्लिट कर चुके हैं हम ऊपर वाली इक्वेशन को। अगर आप इधर यहां पे सॉल्व करोगे तो आप वापस ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे, जो कि हमें नहीं करना है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। n कॉमन आ रहा है दोनों में, क्योंकि और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। n इधर 2 है, इधर 1 है, तो एक n बाहर गया तो इस साइड बचेगा 1n, और इधर से n बाहर गया तो -7 बचेगा ब्रैकेट में। अब यहां पे दोनों में आप देखोगे +2 कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन ले लिया हमने। अब यहां पे n बचेगा सिंगल, क्योंकि +2 बाहर जा चुका है, तो n अकेला रिमेनिंग बचेगा। माइनस साइन बीच में है। अब ये 14, 7 2 14 होता है, 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा हमारा 7। और याद रखना हमेशा ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के इक्वल आएगा। अगर यहां पे साइन का भी अंतर आ रहा है तो आपने सॉल्यूशन में कोई गलती करी है, या फिर फैक्टर निकालने में कोई गलती करी है। तो ये दोनों जब हमारे सिमिलर आ जाए तो आप देख सकते हो, आप एक वैल्यू हमारी ये है और एक वैल्यू हमारी ये है, दोनों में हमारा n-7 कॉमन आ रहा है और बीच में प्लस का साइन है। सो n-7 हम लेंगे कॉमन। अब जब इधर से n-7 कॉमन गया तो रिमेनिंग n अकेला बचेगा, और जब इधर से n-7 बाहर कॉमन गया तो +2 बचेगा इधर, इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे वो सिंप्लीफाई कर दिया है। अब यहां पे सिंप्लीफाई होने के बाद इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, यानी कि या तो n-7 0 के इक्वल है या फिर n+2 0 के इक्वल है। दोनों में से कोई सी एक वैल्यू 0 के इक्वल होगी ही, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी वैल्यू निकल के आती है।
अब यहां से -7 उस साइड जाएगा तो प्लस का 7 आएगी हमारी वैल्यू, और यहां से अगर प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो हमारी -2 आएगी वैल्यू। सो इस तरीके से दोनों को अलग अलग इक्वल किया जाता है जीरो के, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल तभी होगा जब उनमें से किसी एक की वैल्यू जीरो होगी, इसलिए दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल किया गया, जिसकी वजह से n आया हमारा 7 और n आया हमारा -2। अब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे -2 कभी नहीं होंगे, इसलिए ये वाला आंसर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आती तो हमें ये वाला आंसर भी कंसीडर करना पड़ता, ठीक है। सो यहां पे हमारा n आ रहा है +7, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स या फिर किसी की एज या फिर किसी का वेट ये कभी भी आपके नेगेटिव नहीं होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके नेगेटिव नहीं आ सकते, आप जब काउंट करोगे कुछ पर्टिकुलर चीज को तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए n की वैल्यू 7 आएगी। अगर n आपका फ्रैक्शन में आ रहा होता, अपॉन में आ रही होती वैल्यू कोई सी, या फिर पॉइंट में आ रहा होता, तब भी वो आपका कंसीडर नहीं करा जाएगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे +7 है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो x की दोनों वैल्यू काउंट करी जाती। यहां पे दोनों काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात चल रही है, और एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी आपके नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। सो n = 7 आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, जिसको हम ले जाके यहां लिखेंगे। n हमारा क्या आ चुका है, +7। अब हमें a और फाइंड करना है। उस a को फाइंड करने के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह पे 7 रखना है बस हमें। सो 6 - 2 इंटू n की जगह पे आए हमारी वैल्यू 7 = a, यानी कि 6 - 14 = a। अब 6 में से 14 याद रखना, बड़ी वैल्यू में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो साइन आपका बड़ी वैल्यू के साथ है वही आएगी हमारी साइन के साथ वैल्यू। सो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुए तो 8 वैल्यू बचेगी, और साइन माइनस का इसलिए क्योंकि 14 बड़ा था और उसका साइन क्या था, नेगेटिव। सो -8 आ चुका है हमारा फर्स्ट टर्म। दोनों चीजें फाइंड करके लानी थी। a आया है हमारा -8 और नंबर ऑफ टर्म्स आए हमारे 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं हर एक कंसेप्ट को डीपली अच्छे से समझा सकूं, क्या nth टर्म होता है, क्या सम होता है। उसके बाद यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का यूज हो गया, जिसके वजह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया, a की वैल्यू ले जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, जिसके वजह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, जिसकी हेल्प से हमारी n की वैल्यू आई 7। ये वाला पार्ट जो है ये रफ पार्ट है, इसको सिर्फ हमें सॉल्व करते समय निकालना है। 2 फैक्टर्स निकालने के लिए ये वहां पे लिख के आने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इस स्टेप को लिखोगे इस स्टेप के बाद, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाली स्टेप लिखनी है और इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू 7 निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, ताकि आपका a - 8 आ सके। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।